नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जब मौसम में बदलाव आता है तो इसका असर केवल जलवायु या पर्यावरण पर ही नहीं पड़ता, बल्कि मानव शरीर पर भी इसका कई तरह से असर दिखाई देता है। जब मौसम बदलता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है, उसमें भी कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। खासतौर पर अगर गर्मियों की बात यहाँ पर की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में कई तरह की बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं, जैसे पेट में गड़बड़ी, त्वचा संबंधी रोग, इसके साथ साथ आँखों की परेशानी। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती है जिनमें गर्मियों में खास तौर पर जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है। दर्शकों, इसके साथ ही साथ लू लगना यानी कि हीट वेव की चपेट में आना भी हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता है। आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है इस साल को लेकर कि हीट वेव का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और ऐसे में हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। गर्मियों में तमाम जो बीमारियां होती हैं और लू लगने के बाद जो परेशानियां होती है, उससे खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। आयुर्वेदिक उपचार में किस तरह से जाते हुए हम अपने आप को गर्मियों में तंदुरुस्त रख सकते हैं, रोगों से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ और पूर्व विभाग अध्यक्ष ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर वी.के. अग्निहोत्री जी। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दर्शकों, ग्रीष्म ऋतु की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अग्निहोत्री की जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर किस तरह के बदलाव आते हैं, जो प्रवृत्तियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो किस तरह से बढ़ती घटती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए ऋतु के अनुसार भी अपने को निश्चित रूप से निर्धारित करना चाहिए। इस विषय को हम थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए, गुणवत्ता देने के लिए एक चीज़ हम आपसे कहेंगे कि इस वर्ष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का जो दिवस मनाया गया, उसमें एक स्लोगन आया कि एवरी चाइल्ड मस्ट सर्वाइव। और वे माताएं जिनके बच्चों का यह ग्रीष्म ऋतु पहली बार पड़ रहा है, जीवन में पहली बार ग्रीष्म ऋतु आ रही है, उनके लिए कितना आवश्यक हो जाता है कि वो अपने प्रोजनी को, अपने शिशु को कैसे बचाव करें। मैंने एक सोचा कि ग्रीष्म ऋतु है तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। हर ऋतु में, चाहे वो शरद ऋतु आएगी, वर्षा आएगी, उन माताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश जाएगा आज आपकी वार्ता से। और उसमें भी ये कैटेगरी है 1 साल तक के बच्चे, फिर उससे 6 साल तक के, फिर आगे के। तो ऋतु परिवर्तन के अनुसार, जैसे कि अभी हमारी जो ऋतु गई है वो शीत ऋतु थी, तो उसमें हम लोग बिल्कुल एकदम से लापरवाह थे। जो भी खाते थे वो पच जाता था, क्योंकि हमारे पचाने की क्षमता अच्छी होती थी और ये अच्छे पचाने की क्षमता के कारण हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती थी। और हम लोग अपने शरीर के बचाव के लिए, शीत से बचाव के लिए कई लेयर्ड में कपड़े पहनते थे, ऊनी वगैरह पहनते थे। आज कम से कम कपड़ों की बात आ गई। टेम्परेचर 38 तक देहरादून जैसे शहर में आ रहा है, नीचे तो 45, 40, 48 बिहार तक जा रहा है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि ऋतु परिवर्तन के अनुसार, जैसे कि ऋतु बदल रही उसी के अनुसार हमें अपने खान पान में, पहनने ओढ़ने में और अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाना चाहिए, तभी हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वैसे तो कहा जाता है कि 12 महीने हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए, लेकिन गर्मियों में पानी पीना या तरल लेना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और जो लोग नहीं पानी पर ध्यान देते हैं, कितना इंटेक होना चाहिए, उनके लिए फिर किस तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? देखिए, सामान्य लोगों के लिए जिनको कि कोई भी बीमारी नहीं है, विशेष रूप से गुर्दों इत्यादि की बीमारी नहीं है, उनके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 72 से 77% हमारे शरीर का जो संगठन है उसमें जल ही है। तो इसलिए हमें विभिन्न स्रोतों के द्वारा बार बार अपने खान पान के तरीके से पानी को पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है। अब चूंकि जाड़ों में पसीना नहीं होता है, जाड़ों में ठंडक होती है, तो ठंडा पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता है, तो उन दिनों हम चाय इत्यादि उष्ण जल के सहायता से पानी का कुछ मैनेजमेंट कर लेते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि अगर हमने पानी कम पिया तो एकदम से हमारा जो यूरिनरी आउटपुट है, पेशाब कम होने लगती है और पसीने के द्वारा पानी की मात्रा का हमेशा से ह्रास होता रहता है, कमी आती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बारंबार अपने शरीर में जलीयांश की मात्रा बराबर बनाए रखें। और उसके लिए इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि ईश्वर की आप देखिए ये कृपा कि गर्मियाँ होती हैं
पानी की शरीर में ज़रूरत होती है और विभिन्न रसदार फलों की प्राप्ति हो रही है। और ये इसलिए मैंने कहा कि ये इनके सबके जो जल हैं वो सुरक्षित हैं, आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर जैसे होते हैं, चाहे वो हमारा कोकोनट वाटर हो, चाहे हमारा वाटरमेलन का वाटर हो, तो ये वे इतनी चीज़ें। उसके अलावा भी जो चीज़ें आती हैं उसमें आम आ जाता है, तो देसी आम का पन्ना बनाना और उससे हमारा उसमें कॉमन सॉल्ट वगैरह या काला नमक डाल के बनाते हैं, तो वो हमारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो देते ही हैं, साथ साथ जो मिनरल्स का आउटपुट हो जाता है पसीने के द्वारा उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि उनका भी एडजस्टमेंट होता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए हम पानी की मात्रा को बनाए रखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी परिस्थिति में जब भी हम घर से बाहर निकलें तो चाहे प्यास लगी हो या न लगी हो, कम से कम 250 ml से लेकर 300 ml पानी अवश्य पी के निकलें। यानी कि हमेशा पानी अपने साथ ज़रूर रखें। बिल्कुल अपने सही। डॉक्टर साहब, इस साल हीट वेव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस साल अलर्ट भी कहीं ना कहीं जारी किया गया है कि सामान्य से ज़्यादा इस साल हीट वेव देखने को मिलेगी। लू लगना ये भी बहुत लोगों के लिए, क्योंकि घर से बाहर निकलना कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, कामकाजी लोग होते हैं, ऐसे में लू लगने पर डॉक्टर साहब हमारे पहचाने कैसे, हमारा शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? उपचार पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कैसे पता लगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये लू कहीं ना कहीं इसका कारण है? आपने सही कहा कि जनता के दृष्टिकोण से यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन चूंकि हमें काम निपटाना है, धनोपार्जन करना है, बाहर निकलना है और इस ऋतु में निकलना है, तो हमें लू से कैसे बचे, पहले बचाओ फिर उसके लक्षण और उसके बाद फिर समाधान। तो लू इधर तो कम अनुभव है आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान में थपेड़े लगते हैं लू के, बहुत ठंडे 50 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे में मैंने कहा ना कि पहले शरीर को रिहाइड्रेट करके चलिए और उसके बाद कोशिश करिए कि 10 बजते सारे काम करके घर पर वापस आ जाए, फिर शाम को 7 बजे के बाद निकलिए, सनसेट के भी आधे घंटे बाद। ये कुछ प्रिकॉशन हर कोई ले सकता है। अब निकलना है, मजबूरी है, कोर्ट कचहरी और जगह स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, कोर्ट कचहरी के भी आप जानते हैं टाइमिंग बदल जाते हैं, कोशिश करके मध्याह्न से पहले। तो ऐसे में अगर हम रिहाइड्रेट रखेंगे तो लू से कम प्रभावित होंगे। फिर भी दुर्भाग्य से अगर हमको लू लग जाना, इसको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक भी कहते हैं, अंशुघात भी कहते हैं, जो अंश माने होते सूर्य की किरणें, उनसे आघात हो जाना, बहुत अच्छे शब्द आए हमारे यहाँ। तो अंशुघात से कैसे बचें? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पानी का हर तरीके से कोशिश करें, थोड़ा सा उसमें मिनरल्स ही मिला लें, माने काला नमक है या सेंधा नमक है वो रखें, हल्का सा ग्लूकोज, चीनी, मिश्री कुछ भी लेके सकते हैं। तो हमारे जितने भी पोटेशियम और सोडियम, मैग्नीशियम, साल्ट सारे इसमें और ग्लूकोज सारा जुड़ जाएगा। इसमें हमें फ़ैट की ज़रूरत नहीं होती है। मेन चीज़ ये है कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इससे कि हम एनर्जाइज होते रहें। अब आपने कहा कि हम पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले जब कोई भी जेंट्स, लेडीज़, बच्चा जो भी घर पर लौटता है या कहता है हमें बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं, सिर फटा जा रहा है, माथा बहुत गर्म है, कान लाल हो रहे हैं और घबराहट होती है, कई बार वोमिट, उल्टी भी हो सकती है और शरीर आप हाथ रखेंगे तो तप रहा होता है और वो सीधा हाइपरपायरेक्सिया तक जाता है। मैंने 103, 104 होना पहला इसका मैंने है। जब तेज़ लू लग जाती है तो उसमें टेम्परेचर वो हाइपरपायरेक्सिया में चला जाता है, मतलब सामान्य 102, 103 से ऊपर चला जाता है। और मज़ेदार बात ये, उसमें पैर आपको ठंडे मिलेंगे क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन की तरफ पहुंच गया है, तो ब्रेन में हीट ज़्यादा पहुंची हुई है और पैर में उतनी बात नहीं, सब शरीर रहेगा। तो सामान्य रूप से यही है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और बढ़ा हुआ तापमान मिलेगा, क्योंकि जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो ऑलमोस्ट उस समय तक आउट ऑफ ऑर्डर या डिस्टर्ब हो जाता है। हीट रेगुलेटिंग सेंटर हमारे शरीर में, ब्रेन में है, वहाँ पर हीट रेगुलेटिंग सेंटर है, बैलेंस सेंटर है, स्पीच सेंटर है, मेमोरी सेंटर है। तो इन सब सेंटर्स में जो सेंटर डिस्टर्ब हुआ वो दूसरे को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए कभी कभी हम डिलीरियम चले जाते हैं, प्रलापावस्था हो जाती है, व्यक्ति ये बता नहीं पाता वो कहाँ है, क्या है, उसकी जो वाणी है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, हम जान नहीं पाते वो बोल क्या रहा है। आलाप जिसको बोलते हैं, प्रलाप कहते हैं, इरेलीवेंट टॉक, असंबंधित वार्ता वो करता है। इस मीन्स ये कि वो डिस्टर्ब है और उसको हम कोशिश क्या करें, मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम हल्के गुनगुने पानी से उसके माथे पर कपड़े की पट्टी माथे में भिगो के रखें। बहुत बड़ी गलती होती है, कोई दूसरी पैथी के या दूसरे लोग बताते नहीं हैं। जैसे आपका तवा रखा हुआ गैस के ऊपर अच्छा गर्म हो गया, उस समय उसका पानी डालेंगे तो एकदम से वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, रुकेगा ही नहीं। आप कहेंगे तवा ठंडा हो गया, नहीं होगा ना,
तो वो और लेटेंट हीट जो 537 कैलोरी की होती है वो और उसमें प्रोड्यूस होती है स्टीम के द्वारा। तो कभी भी कोल्ड स्पॉन्जिंग कहते सब है, लेकिन लुक वार्म होना चाहिए। और तलवों पर रगड़िए, आइस कैप ऊपर से रखते हैं, थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए, आधा 1 डिग्री कंपनसेट हो जाए। छाती पर कभी नहीं रखना है ठंडा पानी, मतलब क्योंकि इसी से निमोनिया जुकाम ऐसा बन सकता है। जांघों पर रखिए, बाहों पर रखिए, जो एक्सटर्नल पर रख सकते हैं, और माथे पर रखिए, और लोअर डाउन होने दीजिए 1 डिग्री तक। उस समय आप ठंडी पट्टी आधा पौन घंटा भी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई ज्वर को उतारने के लिए, फीवर को उतारने के लिए जिस किसी पैथी पर आपको विश्वास हो वो उपचार ले सकते हैं। चूँकि हम लोग आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे हिसाब से संजीवनी बटी जैसी बहुत साधारण सी, या गिलोय बटी, संशमनी बटी, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये शास्त्रोक्त है, हम किसी भी कंपनी के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र की टेक्सचुअल है हमारी, तो इनको ले सकते हैं। एक उसको क्रश करके लें, और ख्याल रखें कि जो प्रभावित है, जो मरीज है, उसको निगलने की क्षमता है या नहीं है, ये ख्याल रखें। अगर गोली फंस गई तो और मुश्किल है, तो उसको बाहर ही क्रश करके उसका चूर्ण बना के हम जीभ पर ऐसा फैला सकते हैं। धीरे धीरे वो लोकल एब्जॉर्प्शन के द्वारा, लोकल एक्शन के द्वारा भी उसको लोअरिंग डाउन ऑफ द टेम्परेचर, बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल मैनेजमेंट है। जब वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, उसकी तंद्रा अवस्था दूर हो जाए, मूर्छा तो नहीं कहेंगे, तब आप उसको ये आम का पन्ना इस टाइप, मतलब आप नारियल का पानी, आम का पन्ना, धीरे धीरे सिप बाय सिप, एकदम से नहीं। एकदम करेंगे तो क्या पता वॉमिट कर जाए, क्योंकि अभी वो डिस्टर्ब है, अभी वो एकदम से सेट नहीं है। तो ये जितने भी हमारे सामान्य ये जो सुरक्षित है ये दीजिए। कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं देना, कोई भी माने पैक्ड ड्रिंक्स नहीं देने, चाहे हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड अपना नींबू पानी शिकंजी बना के गुनगुने पानी धीरे धीरे दीजिए। और फिर देखिए आपको 1-2 गोली पहुँच गई, आधे घंटे 1.5 घंटे बाद 2 गोली की खुराक फिर आप क्रश करके दे सकते हैं। फिर उसको अच्छे से पसीना आएगा, और बच्चे, फैमिली वाले सब लोग खुश होंगे। वो जो टूट के पसीना आएगा उस समय उसका टेम्परेचर डाउन मिलेगा, और उस बीच आप उसको फिर रिहाइड्रेट करने के लिए ये जितने भी वाटरी प्रिपरेशन वो दीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने उपचार की बात भी करी। जब घर से बाहर निकलना हो इतनी तेज धूप में, या जब बाहर लू चल रही हो, तो अपने आप को किस तरह से ढक कर जाएं? पानी की बात आपने की कि हमेशा अपने साथ पानी रखें, लेकिन किस तरह से आपके कपड़े होने चाहिए, किस तरह से आपको अपने ढकना चाहिए, ताकि त्वचा और ये जो धूप की जो प्रॉब्लम है इससे कहीं ना कहीं बचा जा सके? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटेलिजेंट पूछा। और सच्चाई यही है कि हम पूरे समाज को देखें एक बार, तो आजकल हम लू से बचने के लिए इतना अधिक कवर कर लेते हैं, केवल आंखों की एक संद सिल्ट खुली रह जाती है। तो अल्टीमेटली वो चीज़ हमें अंदर से घुटन पैदा करेगी और पसीना लाएगी। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो नायलॉन का ना हो, वो किसी तरीके सिंथेटिक ना हो, वो विशुद्ध रूप से प्योर कॉटन का हो, बहुत ही हो, क्योंकि उसमें एब्जॉर्ब पसीना को अपने में सोखने की क्षमता होती है, और वो कूल इफेक्ट देता है। तो या तो रेशमी हो या सूती हो। हमारे ग्रीष्म ऋतु की चर्या में जहाँ तक वस्त्र आभूषण की बात आती है, वहाँ पर सफ़ेद कलर में, हल्के रंग के कलर, ज़्यादा फास्ट कलर नहीं, और सूती कपड़े, सूती और जैसे रेशमी, इनमें ठंडक है। पॉलिएस्टर का या दूसरी तीसरी चीज़ों का जो सिंथेटिक नहीं लेना है। और थोड़ा सा शरीर को छोड़ने वाले हो, बहुत ही हमारे स्किन टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, हवादार होने चाहिए। तो एक तो कॉटन के कपड़ों में वेंटिलेशन अच्छा होता है, बाहर से हवा पेश करेगी, और बाहर की गर्मी अंदर निकलने वाले पसीने को भी खींच के एब्जॉर्ब करके वो कूलिंग इफेक्ट देगी। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हम लूज़ कपड़े पहने, बहुत स्किन टाइट ना पहने, और घर बाहर से आके घर में आने के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम इनर गारमेंट्स वगैरह को रिमूव करें, अच्छे थोड़ी खुली हवा में बैठें, या ऐसी हवा में बैठें जो सीधा तो आँखों पर या हार्ट पर ना लगे, लेकिन पसीना सुखाने में सहायक हो। तो बाहर निकलना ज़रूरी है, जेंट्स के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी। मैक्सिमम वो अगर कॉटन पहनेंगे, और आजकल कॉटन में बहुत अच्छी वैरायटी आ गई। एक और चीज़ आ गई आजकल, आपको पता होगा, एक हेम्प टेक्सटाइल आ गया, जो विजिया, जो भांग होती है, इसके फाइबर्स का बहुत अच्छी प्रिपरेशन आ गई। इसके तो बेडशीट वगैरह इतनी अच्छी आ गई हैं इस समय कि इनको नींद ना आती हो, उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है। और कुछ जैसे गुलाब जल वगैरह हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं, केवड़ा है, गुलाब जल है, इत्र है, इनको फ्रेगरेंस के लिए, अपनी खुद की पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को एक बार रिफ़्रेश करते रहें। और 2 बार स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2 बार दिन में स्नान करने का विधान बताया गया है। तो ये भी उतना ही जरूरी है। इससे हमारी स्किन के द्वारा भी कुछ हमारा पानी जो है वो न केवल अब्जॉर्ब होता है, बल्कि स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट भी मिलता है। तो भी ये एक हमारा तरीका हो सकता है ग्रीष्म ऋतु में अपने शरीर को
स्वस्थ बनाए रखने के लिए। और दूसरा पॉइंट जो आपने त्वचा का कहा, वो भी इससे आएगी, क्योंकि त्वचा पर जितने भी हमारे जो ये रोम होते हैं, तो रोमकूप होते हैं, अगर इनमें धूल मिट्टी गंदगी भरेगी या पसीने की गंदगी भरेगी तो ये रोमकूप बंद हो जाते हैं, जिसमें आगे चल के खुजली या बॉयल बन जाना, पिंपल्स बन जाना होता है। तो हमें इनके रोम छिद्रों को खुले रखना जरूरी है, और उसके लिए हल्का सा स्क्रबिंग करते हुए थोड़ा सा रब करके और दिन में 2 बार लीजिए। उसमें चंदन है, केवड़ा है, ये गुलाब जल है, इसको पानी में नहाने वाले पानी में डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गर्मियों की बात आती है तो कई बार पाचन तंत्र हमारा खराब होने की संभावना भी रहती है। हम कहते हैं कि पच नहीं रहा है खाना या भूख नहीं लगती, तो ऐसा क्यों होता है गर्मियों में, और फिर इससे निपटने के लिए क्या उपचार आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, शरीर के स्वस्थ रहने के भी अपने एक धर्म है, और शरीर के बाहर भी धर्म है, बहुत सारे धर्म होते हैं। तो ये हमारा एक धर्म हो गया कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, एक अभी प्रोग्राम हुआ था होली के बाद, बसौरा अष्टमी, तो देवी जी को हम बासा खाना खिलाते हैं, उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाते हैं। वो एक मार्कर था, हम लोग उसको वैज्ञानिक रूप से बताने में हमें कोई हिच नहीं है कि वो एक मार्कर था। पिछली रात को जो खाना बनाया गया, मीठी पूड़ी और सब बना के देवी जी की पूजा करते हैं, और उसको ही उस दिन वो लोग खाते हैं। तो एक मार्कर था, एक इन्फॉर्मेशन थी कि अब आज के बाद बासा खाना नहीं खाया जाएगा। मतलब अब हमारे वातावरण में जो इंसेक्ट्स का, बैक्टीरिया का, वायरसेस का ऐसा माने डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने के कारण। अब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाएंगे, और जब ज़माना ये माइक्रोवेव और फ्रिज का नहीं था तो निश्चित सी बात थी, एक बार चौका उठ गया 2-2:30 बजे 3 बजे, फिर शाम को नया खाना बनेगा, नया तैयार होगी। तो कारण क्या होता है, पेट अपसेट क्यों हुआ, हम बात वहाँ से ले जा रहे हैं, समय का तो नहीं मुझे, कि वो पानी बहुत ही जल्दी, ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो उनमें टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनमें एकदम से बैक्टीरिया वायरस का हो जाता है, तो वो सेट होने लगते हैं। आप देखते हैं आलू का रखा हुआ उसमें तार लगने लगते हैं, दूध फट जाता है, जरा सा कैलेंसस हुई, दही ओवर खट्टा हो जाता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें जो वातावरण के साथ में मुझे अलार्म करती हैं कि ये चीज़ खराब होगी, डिस्कार्ड करिए। और दूसरी चीज़, खाद्य पदार्थ पर कम ध्यान दें, मतलब प्रोटीन कम लें, फैट कम लें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें। और कार्बोहाइड्रेट लें, चूँकि वाटर सॉल्युबल है इसलिए पानी का अधिक इनपुट रखें, और वाटर सॉल्युबल के नाते ही हमारी जो BC मतलब बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये आयुर्वेद और एलोपैथी के नहीं है, ये हमारे खाद्य पदार्थ में है, तो इनको करें। और इसलिए ADE जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, चूँकि हम फैट कम लेंगे तो ये कम पहुँचेंगे, इसलिए हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। और ये वाश आउट हो जाती हैं यूरिन के द्वारा, तो हम दोबारा ले सकते हैं, मतलब रूटीन में लें। और इन सब के लिए सीजनल फ्रूट्स, जैसे ना सिट्रस में सीजन नहीं, सीजनल फ्रूट्स में अगर आंवला मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। धनिया बहुत ही अच्छा, प्यास को शांत करने वाला, इसको तशा नाशक बचाया गया है। तो ये वो चीज़ें जिनको हम रेगुलर लेते हैं, धनिया की चटनी ले सकते हैं, हरितकी ले सकते हैं, हरड़ जिसको बोलते हैं, आंवला हो गया, हरितकी होगी, और आधमान, अफारा, इंडाइजेशन हो भोजन, क्योंकि पाचन शक्ति हमारी कम हो जाती है, तो हम लहसुन की प्रिपरेशन भी जो लोग लेते हैं वो ले सकते हैं। तो इसको ठीक रखें, और बिना भूख के ना खाएं। पहला मेरा मैसेज है पब्लिक के लिए कि भूख लगी हो तो खाएं, क्योंकि हमारी भूख जाड़ों की तुलना में कम हो जाती है। पानी तो खासकर बच्चों की अगर यहाँ पर बात करें तो वो लोग इतना पानी या तरल ले लेते हैं कि खाने के टाइम पे खाना नहीं खा पाते। बड़े लोगों को के साथ भी समस्या आती है कि पानी इंटेक इतना ज़्यादा हो जाता है हमारा कि भूख नहीं लगती। तो ऐसे में क्या किया जाए? जैसे एक पैटर्न चलता है ना शादी ब्याह में, हर जगह की स्टार्टर्स लेते हैं खाने को डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ लेते हैं। तो उस समय स्टार्टर्स के रूप में आप कोई जलजीरा या कोई सूप वाली टाइप जो है ना उसको ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा मेल कोर्स में और मैंने स्टार्ट करने के लिए। तो वो स्टार्टर क्या था, हम लोग टाइम पर लवण और अदरक आ गया। भोजनाग्रे सदा पथ्यम, भोजन से पहले क्या चीज़ें जो सदैव पथ्य के रूप में काम आती है, ये यथार्थ है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। भोजन से पहले आप हल्का सा अगर अदरक और नींबू का सेवन कर लेते हैं, यानी कि 1 पौन इंच की अदरक का टुकड़ा अच्छे से दोनों सब छिलके छील के तवे पर बेक कर लें सिर्फ, और उसमें हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर लें, छिड़क दें और जीभ पर रख लें। दांतों से ज़्यादा दवा भी मत, धीरे धीरे उसका जो रस निकल के मुँह में जाता है वो हमारे लिए अग्निवर्धक है, वो हमें भूख बढ़ाता है। सिंपलेस्ट, कहीं किसी मेडिकल स्टोर जाने जरूरत नहीं है। लेकिन चूँकि समर है तो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे। जिनको बिल्कुल ही भूख कम हो वो अपने 2-3 दिन के लिए काम कर सकते हैं, फिर उनको ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर भूख नहीं है तो उसके लिए एक काम और कर सकते हैं, वे चीज़ें जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल है। अपने आप आपके प्रश्न से उत्तर निकल रहा है, वो है सत्तू।
सत्तू का सेवन इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, तो ये हमारी किताब में है, चरक संहिता में इसको सत्तू कहते हैं। तो सत्तू को खाना नहीं चाहिए, पीना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अच्छा, एक गिलास बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा जल हो, जो पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें आप 2 चम्मच 3 चम्मच सत्तू डाल सकते हैं। जिनको कोई शुगर वगैरह नहीं है वो आराम से इसमें आधा चम्मच चाहे गुड़ है या देसी खंड है, हम शुगर सफ़ेद वाली तो नहीं रिकमेंड करेंगे, वो डाल के और उसको पी सकते हैं। जिनको नमकीन की शौक़ है वो जौ के, स्पेशली मैं जौ कह रहा हूँ, जौ में मीठा नमकीन जैसा चाहे ले लें। और दूसरा चने का होता है, तो भुने चने का जो सत्तू बनता है वो सुपर डुपर एनर्जेटिक होता है। वो पानी के साथ चूँकि घोल के लेते हैं इसलिए पानी का भी कॉम्पनसेट हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है। उसमें आप 1-2 पत्ती पुदीने के भी पीस के उसमें मिला सकते हैं और वो पेट भरा भरा लगेगा और एनर्जी पूरी मिलेगी। और इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्यूनाइजिंग फैक्टर। मतलब उससे हमें वो खाना है जिसको शरीर को पचाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेक्ड है वो सारे हमारे आयुर्वेद के शब्दावली में कहें तो उसका रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव इतना अच्छा है कि मनुष्य के स्वास्थ्य को तो अच्छा करेगा ही, और अच्छे खासे रोगियों के लिए भी जो हम पथ्याहार बताते हैं उसमें हमें जौ के सत्तू देने में कोई गुरेज नहीं, कोई शंका नहीं, अच्छे से काम करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई बार हमें ज़ुकाम और बुखार जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं, और जब ज़ुकाम होता है तो सर्दियों में तो कहीं ना कहीं हम गर्म तासीर वाली चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जब गर्मियों में ज़ुकाम होता है तो हमारे लिए कई तरह की परेशानी खड़ी हो जाती है। तो गर्मियों के ज़ुकाम बुखार के लिए आप कुछ बताएं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और ये बड़ा समसामयिक है। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि सर्दी के जुकाम को तो हम फिर भी आसानी से ट्रीट कर ले जाते हैं। गर्मियों का जुकाम जो है बहुत गंदा वाला होता है। कारण क्या है कि हम आज की जीवन की शैली जो हो गई है, हम घर में एसी में रहते हैं या अच्छे पंखे में, कूलर में रहते हैं, बाहर कार में निकलते हैं तो एसी होती है, ऑफिस में जाते हैं तो वो एसी का एटमॉस्फेयर होता है। अब इन बिटवीन जो हम पैदल चलते हैं उसमें सीधा का सीधा असर हमको गर्म के एक्सपोजर से हो जाता है। तो नियम तो ये कहता है कार से उतरने से कम से कम 2 किलोमीटर पहले हम एसी ऑफ कर दें धीरे से, जिससे कि हम शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। और वहाँ जाके ही पहुँचते संगी कोल्ड ड्रिंक ऑफ या मतलब ठंडा पानी पी, चिल्ड वाटर मिल जाता है। तो नेचुरली हमने दावत दी है अपने को रोगग्रस्त करने के लिए। और इसमें फिर अगर बैठे रह गए एसी में तो नेज़ल रनिंग तो शुरू हो जाती है, नाक चलने लगती है, छींकें आने लगती हैं। और ऐसे में हमने केयर न की, जाके शाम को दही खा लिया, चावल खा लिए सुबह बने हुए, तो पक्का वाला जुकाम हो जाता है। अब आपने कही कि गर्मी इतनी है कि हम गर्म दवाई नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ से। जेंट्स मतलब बड़े लोग हैं, एल्डरली लोगों से लेके बच्चों के लिए भी। तो उसमें यही है कि हम गोदंती है, अपना प्रवाल है और ये टंकण है, शुद्ध स्वर्ण गैरिक है, इस टाइप की चीज़ दे सकते हैं। तिवन कीर्ति या संजीवनी में बसना वगैरह पड़ता है जो गर्म होता है, उसको हम ख्याल करते नहीं देते हैं। हाँ, कुछ हम गोजीवा वगैरह की काढ़ा पिला के दे सकते हैं। गोजीवादी क्वाथ जो है वो एंटी एलर्जिक भी है और बड़ा अच्छे जुकाम के लिए बड़ा अच्छा माना गया, तो ये दे सकते हैं। अब बात आई बच्चों की। मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों के हम बात की शुरुआत से मैंने बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखा है। बच्चों का बड़ा चक्कर है, क्योंकि वो नहाएंगी 3-4 बार आपके मना करते करते। हमारे हरिद्वार में तो गंगा जी पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे जिद करके बाहर आ जाएंगे, फिर धूप बैठेंगे, फिर गंगा जी चले जाएंगे, तो इससे उनका ये डिस्टर्बेंस एटमॉस्फेरिक बहुत होता है। तो ऐसे जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनके लिए हमारे एक ही है कि उनको मुँह के रास्ते बहुत ज़्यादा कुछ खिला भी नहीं सकते, खासतौर जो अंडर 5 हैं या 3 हैं, उनके लिए मैं भी रास्ते में आ रहा था, मैं ये सोचा भी उनको एक रेमेडी होनी चाहिए जो इजी गोइंग हो। तो सरसों के तेल अब हम नहीं इस समय करते हैं क्योंकि गर्मी आ गई है। कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में हल्का सा एक मैंने 50 ml के तेल में अगर आपने एक आधा ग्राम भी पीस के कपूर मिला दिया तो 3 फ़ायदे होंगे। एक तो आजकल मस्कुरोनेट होता है, बच्चे उसमें बिठा दिए जाते हैं, अब वो कुछ बोल नहीं सकते, अगर गीले नहीं होंगे या भूख नहीं होगी तो शांत रहते हैं। उनके जीवन में 1 साल तक के बच्चों में 11-12 घंटे की नींद अच्छी होनी चाहिए। तो कपूर से मिक्स अगर आपने नारियल तेल की कोटिंग कर दी तो 3 फ़ायदे हैं। एक तो फ्रेगरेंस आपको बहुत अच्छी लगेगी, नारियल तेल सूदिंग इफेक्ट करेगा, और कपूर की इस फ्रेगरेंस से उनके आसपास मॉस्किटो भी नहीं आएंगे। एक ड्रॉप उनके कोई भी ड्रिंक है, जैसे मान लीजिए बाहर कप से दूध पीना है और कर लिया, उसमें तुलसी ड्रॉप बनी बनाई आती हैं, वो आप डाल सकते हैं। दैट इज़ बहुत ही अच्छा, वो इम्यूनाइजिंग फैक्टर है। एक हम आप सब ले सकते हैं, 1 ड्रॉप सुबह की चाय में या किसी भी पेय पदार्थ में लीजिए, तो ये सिंपल है। और कि अब 12 मास कई बार तुलसी नहीं मिलती है, लेकिन आजकल 5 तुलसी की बनी बनाई अमृत, दूसरी कंपनियों, कई कंपनियों की ये आती हैं तुलसी ड्रॉप्स। हमने पूरे कोरोना टाइम पर इसको बहुत प्रमोट किया था और आज भी हम खुद लेते हैं, और वो आप जरूर रिकमेंड हम करना चाहेंगे अपनी जनता को कि अगर उस तुलसी ड्रॉप को एक रेगुलर बना लें। आंवला मिले सीजन तो आंवला ले सकते हैं, और ये हमारा कपूर और कोकोनट ऑयल की जो एक लाइनिंग आप कर देंगे, आप उसका प्रभाव देखिए
बहुत अच्छा। और शाम को बच्चों से दूर घर में धूपन कर सकते हैं। जो काउडंग केक होता है, कंडे पर थोड़ा सा उसमें कुछ भी गूगल डाल सकते हैं या कोई भी चंदन। हाँ, और इसी चीज़ें बच्चों को, जैसे आपने हाइपर बताया था, हाइपर पायरेक्सिया को थोड़ा बताने में आगे पीछे हो गया, चंदन का भी लेप कराते हैं। अगर हम जो हीट स्ट्रोक या लू लगने वाली बात आई है, हमारा इफेक्ट क्या है, व्यक्ति खा नहीं पा रहा है, तो चंदन को भी हल्का सा कपूर डाल जो लेप करेंगे, उसमें कोरिएंडर ये भी डाल सकते हैं आप, ये अपना गेंदा की पत्तियां भी रगड़ के आप डाल के मिलाइए, बहुत कूलिंग इफेक्ट का। वो आप तलवों में लगा सकते हैं। मध्यंतिका मेहंदी को भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं, डिजाइनिंग भी हो जाए, माथे पे तो नहीं लगाएंगे, भद्दा लगेगा, फौरी तौर पर ठंडक हाँ, बिल्कुल देगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे संक्षिप्त में आपसे कि गर्मियों में खास तौर पर किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? फल हो, सब्जियां हो, जूस हो, व्यायाम हो, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और किन किन से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए? तो हमने वेशभूषा की बात कर ली, अब खाद्य पदार्थ और पेय की बात करनी है और व्यायाम की बात करनी है। तो खाद्य पदार्थों में हम 4 सब्जियों को रिकमेंड करते हैं: लौकी, तुरई, परवल और टिंडा। इनमें से जो उपलब्ध हो। परवल बहुत ही अच्छा शीतकारक माना गया है, तो परवल की छोटे छोटे आलू डाल के कह सकते हैं। अब कटहल और ये भिंडी ये सब गलत है, नोटोरियस है, शादी ब्याह में चलता अलग चीज़ है। अरबी, बैगन ये नहीं लेने। तो 4 ही सब्जी बताएंगे। और दालों में मूंग मसूर की दाल, तो हम लोग 2 ही चीज़ बताते हैं: मूंग मसूर की दाल, लौकी, तुरई, परवल, टिंडे की सब्जी और फुल्का। नाश्ते में दूध, दलिया, साबूदाना, सत्तू, ये हो गया। और मिठाई में पेठे की मिठाई, जो शुगर वाले नहीं है, बहुत ही शीतकारक है, कुष्मांड जिसको बोलते हैं। पेठे की मिठाई बहुत अच्छा काम करती, शीतलता देती। नहीं मिले तो गुड़, सामान्य गुड़, और 1 साल पुराना गुड़ हो तो बहुत ही अच्छा है। 1 साल पुराना गुड़ 5 से 10 ग्राम के भी एक टुकड़ा, 1 गिलास पानी घड़े वाला अगर मिल जाए, उसको पी लीजिए। आप 5 किलोमीटर जाके लौटाएंगे, आपको कोई रोग दोष नहीं होगा, पेट में जलन नहीं पड़ेगी, पसीना सही निकलता रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी और ठीक हो जाएगा। तो गुड़ के हम रिकमेंड करेंगे, जागरी जिसको हम कह सकते हैं। तो दूध, दही, दलिया। अच्छा, और फलों में सबसे पहले नंबर आता, अगर सीज़न का सही ढंग से, हम नहीं कह सकते पाल का है या कार्बाइड का है, पपीता ठीक ठाक से मिल जाए वो ले सकते हैं। हमेशा उसके जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ही अच्छे, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो पपाया बहुत अच्छा काम करेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, खुमानी है, प्लम है, आलू बुखारा है, अड़ूचा है, और ये हमारा वाटरमेलन है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। फीके फल में हमारा खीरा, ककड़ी का हमेशा हम सपोर्ट करेंगे। और प्याज का भी सेवन करेंगे जिनको चाहिए। प्याज बताते हैं लू लगने से बहुत बचाती है, प्याज का रस भी ले लेते हैं। और साथ साथ कोकोनट वाटर, जितने हमारी ये हैं, ये तो हमारे बने बनाए आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ गॉड की तरफ से मिलते हैं, इंटैक्ट होते हैं। आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर होता है, जो अपने हाथ से बनाने, उसके लिए नींबू आ जाता है, नींबू वगैरह का शिकंजी बना लेते हैं। एक आपने शायद बच्चों की हम बात कर रहे हैं, हमारी चिंता है, उनको कई बार गर्मियों के दिनों में नाक से खून भी आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी यहीं जिक्र कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे, अब तो खैर हम लोग इंडोर वाले हो गए, नहीं, बच्चे बाहर खेलने जाते थे, माँ बाप चाहे अपना रेस्ट करके चल रहे, और बरगद के पत्ते को लेके उसकी फिरकी बना के घूमते थे, आपस में दौड़ते थे, कुलवट्टी करते थे। तो उनके लिए ये हमारा गर्मी पाके नाक को ब्लड सप्लाई जो होती है वो टार्चुअस होकर फूट जाती है, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। तो सिंपलेस्ट आयुर्वेद का जो है उसकी अच्छे सफाई करके, जो दूरबा आपकी दूब घास होती है, इसको लेके कुचल के उसका जो सोरस निकलेगा, ड्रॉप्स निकले, वो 2-3 ड्रॉप डाल दें, फिर कॉटन से पैकिंग कर दें, नेजल पैकिंग कर देंगे, थोड़ा ऐसे सेट को ठीक रखें, आ जाएगा। और तेज मिर्च मसाले, अचार, खटाई, तली चीज़ें नहीं खानी है, जो पित्त को बढ़ाती हैं, जिससे ये एपेक्सिस या नक्सीर फूटने की बात आती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको संजीवनी का आज का ये भाग बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।